एवरीवन, आई एम स्मृति सिन्हा हियर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साइंस जोन पे। टुडे यू फॉलो टुमारो वी लीड। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको कंप्लीट जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 12 महाराष्ट्र बोर्ड, स्टैंडर्ड 11 महाराष्ट्र बोर्ड और बायोलॉजी के वीडियोस पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। उनके नोट्स, उनके रिस्पेक्टिव जो वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन में उन नोट्स के लिंक होंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और वन शॉट वीडियो का प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, क्विक रिविजन सीरीज का और न्यूमेरिकल्स का। और यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, नोटिफिकेशन के लिए, नोट्स के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन जाओगे। और आज जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले विथ सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, देखिए हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट फार्मूला और उसकी सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप चेक कर सकते हो हर एक चैप्टर का, चैप्टर वाइज। बट जो ये वीडियो है इसमें मैंने क्या किया है, जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं आपके स्टैंडर्ड 12 महाराष्ट्र बोर्ड केमिस्ट्री के फर्स्ट 6 चैप्टर्स, ठीक है, सॉलिड स्टेट सोल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 6 के 6 चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले और हर फार्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो है मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, तो आप उसका रिस्पेक्टिवली मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें आपको पूरा सारे 6 के 6 चैप्टर्स के सारे फार्मूले और सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आपके पास किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। तो बहुत बच्चों का ये मांग था कि मैडम ऐसा एक वीडियो लाइए जिसमें सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कवर हो जाए, तो ये वो वीडियो है। ऐसा ही मैं एक वीडियो और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए बना दूंगी जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस के साथ। तो पहला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप के हमने पढ़ने हैं, तो है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो पहला है सिंपल क्यूबिक, जिसे हम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। तो ये है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर। इसमें आप देख सकते हो 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बट हर एक कॉर्नर में सिर्फ 1 पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 1 into 8 मतलब 1 एटम। तो सारे मतलब एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है बीसीसी, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर में हर एक 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल और साथ ही साथ एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 8 into 1 फॉर कॉर्नर, दैट इज 1 एटम। और एक बॉडी के सेंटर में एक होल पार्टिकल जो होता है बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो वो 1 एटम, तो 1 + 1 2, तो बीसीसी में 2 एटम्स होते हैं। नेक्स्ट है एफसीसी। एफसीसी के 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल्स, तो ऑब्वियसली 1 into 8 मेक्स इट 1। नेक्स्ट है 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, और हर एक फेस पे जो आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे हाफ पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 6 into हाफ मेक्स इट 3, 3 + 1 is 4। तो एफसीसी में टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कंक्लूजन है हमारा, एचसी में 1 एटम, बीसीसी में आपके 2 एटम्स और एफसीसी में है 4 एटम्स प्रेजेंट। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, एक कंपाउंड है जो बना हुआ है एलिमेंट सी और डी, जो क्रिस्टलाइज हो रहा है एफसीसी स्ट्रक्चर में। एटम ऑफ सी जो है वो कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, डी जो है हर एक फेस पे प्रेजेंट है। आपको फॉर्मूला बताना, तो इसके लिए आप क्या करें, एक रफ में क्रिस्टल ड्रॉ कर ले, मतलब क्यूब ड्रॉ कर ले। अब उस क्यूब में आप एक को ए से डिनोट, एक को सी से डिनोट करें, एक को डी से। तो सी जो है मैं ब्लू कलर में ले रही हूँ और मैं कहती हूँ कि सी कॉर्नर्स में है, तो मैं हर एक कॉर्नर में जो है सी ड्रॉ कर लूंगी। और फिर नेक्स्ट कहा गया है कि डी है, डी जो है हर एक क्यूब के फेस पे है, तो हम ग्रीन कलर से हर एक क्यूब के फेस पे डी ड्रॉ कर लेंगे।
अब हम सी के लिए देखेंगे तो सी जो है हर एक कॉर्नर में है 18 इंटू 8, क्योंकि 8 कॉर्नर्स है, हर एक पे 18 पार्टिकल होता है तो 1 है, तो सी एक ही है। पर डी हर एक फेस पे है, हर एक फेस मतलब 6 फेसेस है और टोटल हर एक फेस पे हाफ एटम होता है तो 3, तो D3 है, तो इसलिए आपका फॉर्मूला है CD3। नेक्स्ट है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला है पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम जितना आपका पार्टिकल यूज कर रहा है यूनिट सेल में डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला है, यहाँ पे और फॉर्मूला है कि सिंपल क्यूबिक के लिए R और A का रिलेशनशिप है कि R इज A/2, BCC के लिए है R इज इक्वल टू √3A/4 और FCC के लिए है R इज इक्वल टू √2A/4। ठीक है, ये वॉल्यूम और इसके लिए आप नहीं फॉर्मूला ध्यान रखोगे तो भी चलेगा, बट ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कॉपर क्रिस्टलाइज हो रहा है FCC यूनिट सेल में, उसका एज लेंथ मतलब A है 495 पिकोमीटर, आपको रेडियस R बताना है। तो आपको कहा गया है कि वो FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे देखें FCC की जो रिलेशनशिप है A और R का, तो R इज इक्वल टू √2A/4 दैट इज 0.3535A, तो वही आपने यहाँ डालना है, R इज इक्वल टू 0.3535A और A का जो वैल्यू दिया है वो सब्स्टिट्यूट करें और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज हो रहा है क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसका ये है एज लेंथ है मतलब A है 353.6, तो रेडियस पता लगाना है और उसके बाद कितने यूनिट सेल 1 सेंटीमीटर क्यूब में फिट हो सकते हैं। तो पहले जो है R और A का रिलेशनशिप, क्योंकि ये FCC में हो रहा है तो यहाँ पे आपको पता है FCC का क्या है, क्यूबिक क्लोज पैक्ट एक्चुअली CCP बोलते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू FCC। तो FCC वाला ही फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर लें तो आपको R का वैल्यू मिल जाएगा। अब याद रखें जो वॉल्यूम है मेटल का नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ मेटल वो है V/A³। तो V वॉल्यूम तो दिया हुआ है उन्होंने, आपने जो है A जो है वो भी दिया हुआ है आपको, वो पिकोमीटर में है, बस आप उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इससे आप जो कन्वर्जन कर लें और फिर ये वाला वैल्यू में डाल के उसका सॉल्व कर ले तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है पैकिंग इफिशियंसी। तो सिंपल क्यूबिक का पैकिंग इफिशियंसी है 52.4, BCC का है 68% और FCC का है 74%। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो सिंपल क्यूबिक का है 6, BCC का है 8 और FCC का है 12। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है द यूनिट सेल ऑफ मेटेलिक सिल्वर इज FCC। तो ठीक है, तो मेटेलिक सिल्वर का जो एक यूनिट सेल है वो FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है। यदि रेडियस दिया हुआ है, रेडियस है 144.4 पिकोमीटर दैट इज R, तो आपको कैलकुलेट करना है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो आपको रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस के बेसिस पे आप जो है एज लेंथ कैलकुलेट करें, उसके बाद वॉल्यूम कैलकुलेट करें, उसके बाद परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो Ag एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं और एम्प्टी स्पेस। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे हमारा R, रेडियस दिया हुआ है, A फाइंड आउट करेंगे। तो FCC के लिए R इज इक्वल टू 0.3535A, तो R का वैल्यू दिया हुआ है पिकोमीटर में, उसको मीटर में कर ले तो याद रखिए 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर और विच इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। सो 10⁻10 सेंटीमीटर एंड 10⁻12 मीटर। तो यहाँ पे ना जो एक मैंने बताया था ये एक्चुअली 10⁻10 होना चाहिए, -10 होना चाहिए, ठीक है, 10⁻10 सेंटीमीटर होता है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट तो कर लिया है, तो अब मीटर में कन्वर्ट करके उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो आप डायरेक्टली सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, इतना मीटर थ्रू सेंटीमीटर में जाने की जरूरत नहीं है। बस याद रखें 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो पीछे मैंने थोड़ा गलत बता दिया, वो ध्यान रखें, 10⁻10 सेंटीमीटर है। अब A इज इक्वल टू R डिवाइड बाई 0.3535, तो आप सॉल्व कर लें, आपको A का वैल्यू मिल गया। वॉल्यूम ऑफ Ag एटम जो है 4/3 πr³ है, आपको R का वैल्यू पता है, आप उससे जो है वॉल्यूम निकाल सकते हो। फिर FCC जो यूनिट सेल है उसमें 4 Ag एटम्स हैं, क्योंकि वो FCC है तो हर एक FCC यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं।
तो इसलिए वॉल्यूम आपको ये एक का वॉल्यूम निकला है तो 4 एटम का वॉल्यूम इतना हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम जो होगा वो है ए क्यूब, तो ए जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया उसका क्यूब लें तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। अब आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, तो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रहा है यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम इनटू 100, तो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है आपका एजी, ये है आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ये सॉल्व करें तो 74% आया। और परसेंट एम्प्टी स्पेस, कितना एम्प्टी स्पेस रह गया, ऑब्वियसली 100 माइनस 74 26%। नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, तो रो इज इक्वल टू एन कैपिटल एम डिवाइड बाई ए क्यूब एन ए, जहाँ पे आपका स्मॉल एन है रैंक ऑफ यूनिट सेल, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है यूनिट सेल में। सिंपल क्यूबिक है तो 1, बीसीसी है तो 2, एफसीसी है तो 4। एम कैपिटल एम होता है मोलर मास ऑफ द सॉलिड, ए होता है एज लेंथ और एन ए होता है एवोगाड्रो नंबर। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम है, जब गोल्ड क्रिस्टलाइज हो रहा है वो एफसीसी सेल्स बना रहा है, यूनिट सेल एज लेंथ है जो ए है 408 पिकोमीटर। आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है, मोलर मास दिया हुआ है, तो आपका फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। अब आपके पास कैपिटल एम का वैल्यू है, स्मॉल एन आपको पता है 4 एटम्स है क्योंकि एफसीसी है, एफसीसी 4 एटम्स होता है। एन एवोगाड्रो नंबर आपको खुद लर्न करना है, वो नहीं देते हैं। ए दिया हुआ है जिसे आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो जो भी है 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, उसमें कन्वर्ट कर लें। अब सारे वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है डेंसिटी इरिडियम का दिया हुआ है, यूनिट सेल ऑफ इरिडियम इज एफसीसी, वापस ये एफसीसी है, आपको रेडियस कैलकुलेट करना है, फिर मोलर मास दिया हुआ है। तो डेंसिटी जो है इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एन डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। तो यहाँ पे जो स्मॉल एन है 4 है क्योंकि एफसीसी है, बाकी सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। ए क्यूब को इस तरफ ले रहे, रो को इस तरफ ले लें, एक्सचेंज कर ले पोजीशन, ये वैल्यूज डालें तो आपको आंसर सेंटीमीटर में आ गया। अब आप इसे पिकोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर के साथ आगे जा सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूँगी इसे पिकोमीटर में कन्वर्ट कर ले। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, उससे आपने पिकोमीटर में कन्वर्ट किया। आपको अब ए पता है, आर का वैल्यू निकालना इजी है, आर इज इक्वल टू 0.3535 ए फॉर एफसीसी, और उसके साथ आपको मिल गया आर। नेक्स्ट है, यदि आपके क्यूब में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो आपका एक गिवन क्यूब है उसमें कैपिटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उसमें टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितने होंगे, तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होंगे 2n, और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कितने होंगे, सिर्फ n। तो इस पे एक प्रॉब्लम है, अ कंपाउंड फॉर्म्स एससीपी स्ट्रक्चर। अब आपको ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स बताना है, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बताना है, टोटल वॉइड्स बताना है जो 0.4 मोल में बनेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 0.4 मोल इज 0.4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये आपको इससे एक नंबर ऑफ एटम्स मिल गया, मतलब आपके गिवन कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, इतने। अब आपका जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है वो नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ एटम्स सपोज n है तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड भी n होंगे, तो सेम नंबर यहाँ पे आ गया। पर टेट्राहाइड्रल वॉइड होते हैं 2n, तो ये आपका हो गया टेट्राहाइड्रल वॉइड। अब टोटल वॉइड जो है ऑक्टाहाइड्रल प्लस टेट्राहाइड्रल को ऐड कीजिए और आपको मिल गया टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। नेक्स्ट है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी है आपका गैस का लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ गैस ओवर सोल्यूशन। तो S इज इक्वल टू KHP, जहाँ S मतलब सॉल्युबिलिटी है, P मतलब प्रेशर ऑफ गैस है, और KH जो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। नेक्स्ट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर इज दिस मच, ठीक है, एंड दिस मच बार। नाउ कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, मोलारिटी ऑफ N2 गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर अंडर पार्शियल प्रेशर N2, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले KH फाइंड आउट करते हैं, तो KH इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी डिवाइड बाय प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए प्रेशर 1 बार उन्होंने कह दिया है, तो उस हिसाब से आप निकाल लीजिए KH। नेक्स्ट वो क्या कर रहे हैं, ये प्रेशर में अब कितना होगा, तो पहले प्रेशर में आपने कांस्टेंट निकाल लिया, कांस्टेंट वैल्यू उस गैस के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो वो वैल्यू यूज करके आप नेक्स्ट प्रेशर का यूज करके आप यहाँ पे सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक फिश है वो O2 रिक्वायर कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन 3.8 mg पर लीटर सर्वाइव करने के लिए।
पार्शियल प्रेशर O2 का कितना होना चाहिए कि वो फिश सर्वाइव करे? गिवन सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 एट 0 डिग्री एंड 1 एटमोस्फेयर इज दिस मच। तो S इज इक्वल टू KHP, तो KH इज इक्वल टू S डिवाइड बाई P। सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, प्रेशर उन्होंने कहा है कि 1 एटमोस्फेयर ऑलमोस्ट है, तो आप उसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा, तो आपको मिल गया ये KH। एक बार KH मिल गया, आप उससे अभी क्या कर सकते हो, 0.38 mg को mg पर लीटर को अब आपको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है, तो गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको ये मिल गया। अब आपको प्रेशर पता लगाना है, ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया, KH कांस्टेंट यहाँ पे पता लगा लिया। आपको प्रेशर पता लगाना है जिसपे ये फिश जिंदा हो सके, रह सके, तो प्रेशर इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी डिवाइड बाय KH। सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, KH अभी हमने जो है सॉल्युबिलिटी एक्चुअली हमने यहाँ पता लगाया है एक्चुअली, तो सॉल्युबिलिटी पता चल गया, KH हमने कैलकुलेट किया, इससे आपको प्रेशर मिल जाएगा। नेक्स्ट है रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ ये कहता है जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कोई भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का सोल्यूशन में, वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर जो प्योर कंपोनेंट है मल्टीप्लाई बाय स्मॉल फ्रैक्शन। तो सपोज आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों कंपोनेंट्स A और B का पार्शियल प्रेशर है जो है प्योर सोल्यूशन, प्योर कंपोनेंट्स A और B के प्रेशर से P10 एंड P20, तो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो होगा P20 माइनस P10 इंटू X2 प्लस P10, जहाँ P1 जो है टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है, P10 P20 जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है, और X1 X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर है। नेक्स्ट ये सॉल्व करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B इज 450 mmHg एंड 700 mmHg, और ये है उसका टेम्परेचर। फाइंड कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर इफ वेपर प्रेशर इज दिस मच, ठीक है। तो अब कॉम्पोजिशन ऑफ A एंड B इज X1 एंड X2, तो ये वाला आपका रॉल्स लॉ का फॉर्मूला है। अब मुझे P10 पता है क्योंकि ये कहा गया है प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, P1 P2 भी दिया हुआ है उन्होंने, टोटल वेपर प्रेशर भी सोल्यूशन का दिया हुआ है। अब आपको X1 और X2 पता लगाना है, तो आप यहाँ पे जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करके X2 पता लगा सकते हो। तो एक बार मुझे X2 पता चल जाए तो मुझे पता है X2 यदि मुझे पता है तो X1 प्लस X2 इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो एक बार मुझे X2 पता है तो उससे मैं X1 पता लगा सकती हूँ। फिर वो कह रहे हैं कि जो कॉम्पोजिशन है A और B का Y1 और Y2 के हिसाब से आप पता लगाए, मतलब अभी आपको क्या करना है इसमें, P1 इज इक्वल टू Y1 P1 P2 इज इक्वल टू Y2 P1 इज इक्वल टू P10 X1 P2 इज इक्वल टू P20 X2। तो Y1 की जगह आप Y1 को इधर ले लें, ठीक है, और P डिवाइड बाई P1 डिवाइड बाई P कर लें। एक्चुअली आपको क्या करना है, P को यहाँ लेना है और Y1 इज इक्वल टू P1 डिवाइड बाई P, उससे सॉल्व करें तो P1 आपको पता है, P1 का फॉर्मूला क्या है ये। अब आपको जो है टोटल वेपर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पता है, X1 आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, वेपर प्रेशर टोटल पता है, तो आपको Y1 मिल गया, और वापस Y1 प्लस Y2 इज इक्वल टू 1, उससे आपको Y2 मिल जाएगा। नेक्स्ट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, तो X2 इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाई P01 दैट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइड बाई M2 इंटू W2। तो आपका ये फाइनल फॉर्मूला ऐसा है। आपको नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन पता लगाना है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे है, ठीक है, जहां W2 मतलब वेट ऑफ योर सॉल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, M1 मॉलिक्यूलर वेट मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, M2 मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, P10 प्योर वेपर प्रेशर एंड P1 वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है ये दिया हुआ है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2.8 ग्राम यूरिया एंड 50 ग्राम वाटर। तो आपको अब वेपर प्रेशर बताना है जब सोल्यूशन बन जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो जो मोलर मास ऑफ यूरिया है वो इतना है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ यूरिया से आपको मोलर मास ऑफ यूरिया पता लगा ले, क्योंकि मोलर मास ऑफ यूरिया क्यों चाहिए, क्योंकि ये आपका M2 है। मोलर मास ऑफ वाटर M1। अब आपका फॉर्मूला ये डाल दें। अब P10 मुझे वाटर का पता है, ठीक है, P1 जो है वो मुझे पता लगाना है
अब W2 पता है, M1 पता है, M2 पता है, W1 पता है, सब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी और उससे मुझे P1 मिल जाएगा। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W2 डिवाइड बाई डेल्टा TB इंटू W1, जहाँ W2 वापस वेट ऑफ सॉल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KB जो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और डेल्टा TB है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब इस पे बेसिक प्रॉब्लम है, और सोल्यूशन ऑफ सिट्रिक एसिड जो है 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इतना है। इफ KB of acetic acid is this much, what will be its molality? तो डेल्टा TB is equal to KB into M, तो M is molality मतलब M is equal to डेल्टा TB upon KB। डेल्टा TB जो है वो दिया हुआ है आपको, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया हुआ है आपको, KB भी प्रोवाइडेड है, बस आपको ये डाल के यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है इथिल एसीटेट का इतना, ठीक है। 50 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 150 ग्राम ऑफ इथिल एसीटेट में डाल दिया गया, उसका टेम्परेचर इतना चेंज हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। अब मोलार मास जो है आपको पता लगाना है और KB दिया हुआ है, तो आपका ये फॉर्मूला है M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू W2 डिवाइड बाई डेल्टा TB इंटू W1। तो W2 दिया हुआ है 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, W1 150 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा T दोनों के डिफरेंस जो भी आएगा वो डेल्टा TB है, KB तो दिया हुआ है, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W2 डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू W1, जहाँ डेल्टा TF मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, KF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब एक प्रॉब्लम है, 1.02 ग्राम यूरिया जब डिसॉल्व किया जाता है तो ये हो गया आपका W2, ये हो गया आपका W1, तो उसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा TF इतना है। अब इतना ग्राम जो है अननोन कंपाउंड मतलब W2 डैश और ये हुआ W1 डैश और उसका डेल्टा TF डैश ये है, तो आपको मोलर मास पता लगाना है। तो यूरिया का जो W2 है, W1 है, डेल्टा TF है और यूरिया का मोलर मास 60 है। अननोन कंपाउंड जो हमें नहीं पता कि हमने क्या डिसॉल्व किया उसका W2 डैश ये है, W1 डैश, डेल्टा TF डैश और M2 डैश हमें पता लगाना है। तो 1000 KF जो है इतने को इक्वल होता है, इस ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया यूरिया के लिए, और वैसे ही अननोन कंपाउंड के लिए हो गया। दोनों को आप इक्वल इक्वल कर दो, दोनों के वैल्यूज, और फिर यहाँ पे जो M2 डैश आप पता लगा सकते हो क्योंकि 1000 KF कॉमन है। तो A इज इक्वल टू B, ये हो गया ऐसे, A इज इक्वल टू B एंड A इज ऑल्सो इक्वल टू C, तो इनडायरेक्टली B इज इक्वल टू C, तो वही हमने किया है। यहाँ पे A इज इक्वल टू B, यहाँ पे A इज इक्वल टू C, देयरफॉर B इज इक्वल टू C, तो ये B और C टर्म हमने कर लिया और उससे हमने M2 पता लगा लिया। नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू W2 RT डिवाइड बाई M2V, जहाँ मास ऑफ सॉल्यूट इज इन V लीटर, W2 इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास इज M2, R इज गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू आपको लर्न करना होगा, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उस पर एक प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2, if the solution is prepared by this much that is your W2, in this much that is V, और ये है आपका पाई, अब W और ये है आपका T, तो सारे वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें और इजीली M2 मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वीक एसिड के लिए है Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई V एंड Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C, वीक बेस के लिए है Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KB/C और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KB डिवाइड बाई C। अब देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज दिस मच, मींस अल्फा इज दिस मच, कैलकुलेट परसेंट डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन दिस मच। तो आपको जो है C दिया हुआ है दैट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स में है तो आप उसको मोल्स में ही रखें। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka डिवाइड बाई C, Ka का वैल्यू दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉरी Ka दिया हुआ है, आपको अल्फा पता लगाना है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब K, तो K दिया हुआ है, C दिया हुआ है, उससे आपको अल्फा मिल गया, परसेंट डिसोसिएशन मतलब अल्फा इंटू 100 और उससे आपको परसेंट डिसोसिएशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इज pH इज इक्वल टू माइनस log बेस टू द 10
H plus ion concentration, POH is equal to minus log OH minus ion concentration and pH plus POH is equal to 14. अब एक सोल्यूशन है जिसका pH दिया हुआ है, आपको H प्लस पता लगाना, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस pH, तो माइनस 6.06, तो इसे करते -6 माइनस 0.06, इसमें +1 -1 डालें, तो +1 को इसके साथ ले लें, इसको -1 को पॉइंट के साथ, और फिर इसे सॉल्व कर लें और उसका एंटी लॉग निकाल लें, तो आपको pH H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए. Now pH of buffer solution, pH is equal to pKa plus log to the base 10 salt divided by concentration salt divided by concentration of acid, और pK का फॉर्मूला है माइनस log base to the 10 Ka, that is dissociation constant of acid. इस पे एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट pH of buffer solution जिसमें इतने मोल ऑफ NF है और इतना मोल ऑफ HF है, Ka दिया हुआ है, तो pH is equal to pKa plus log to the base 10 concentration of salt divided by concentration of acid. पहले pK पता लगाए, pK is equal to minus log to the base 10 Ka, Ka का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, बस सब्स्टिट्यूट करके आपको pK मिल जाएगा. सॉल्ट का दैट इज NaF का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, एसिड का दैट इज HF का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन में NF का वैल्यू डाले और एसिड के कॉन्सेंट्रेशन HF का वैल्यू डालें और बाकी सब डाल के सब्स्टिट्यूट कर लें, आपको pH मिल जाएगा. नेक्स्ट इज POH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, एंड pKb इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 Kb, Kb मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस. अब रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो BXAY गिव्स XBY प्लस YAX माइनस, वहाँ पे KSP इज इक्वल टू x रेस टू x y रेस टू y इंटू SX प्लस y. कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन याद रखें, आयोनिक प्रोडक्ट इफ इक्वल टू KSP, सोल्यूशन सैचुरेटेड है बट यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा. इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, ये सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP, ये अनसैचुरेटेड है और प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr जो है 5.2 इंटू 10⁻⁻13 है. आपको सॉल्युबिलिटी पता लगाना है, मोल डेसीमीटर क्यूब एंड ग्राम पर लीटर, मोलर मास ऑफ AgBr दिया हुआ है. तो AgBr डिसोसिएट इंटू Ag प्लस प्लस Br माइनस, x1 है y1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आयंस 1 है. तो KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन, दोनों भी 1 है, मतलब दोनों भी SS है, तो ये हो जाएगा x2. तो S इज इक्वल टू अंडर रूट KSP दिया हुआ है, बस उससे आपको S मिल गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब में. अब इसे ग्राम पर इसमें करना है, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में, तो सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मोलार सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोलार मास ऑफ ग्राम पर मोल, और उससे आपको S मिल जाएगा. Next, expression for pressure volume, that is PV work, W is equal to minus P external delta V, which is equal to minus P external V2 minus V1, where P external is external atmospheric pressure, W is work done, V1 is initial volume, V2 is final volume, delta V is volume change. अब इस पे एक प्रॉब्लम है, 1 मोल जो है आइडियल गैस वो कॉम्प्रेस्ड हुआ है फ्रॉम 500 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर 1.2 and 10⁵ Pascal. The work done involved in this process is this much. Calculate the final volume. तो इनिशियल वॉल्यूम उन्होंने दिया है सेंटीमीटर क्यूब में, उसे डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से डिवाइड करें. एक्सटर्नल प्रेशर पास्कल में दिया है, इसे बार में कन्वर्ट कर लें. वर्क डन जूल में दिया है, इसे आपने जो है डेसीमीटर क्यूब बार में करना है. अभी W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है. तो आपके पास सारे वैल्यूज़ हैं, आपको सिर्फ V2 पता लगाना है, फाइनल वॉल्यूम. तो ये सारे वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, V2 इससे आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, W max इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 P1 अपॉन P2, और W is even equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 V2 divided by V1. अब इस पे एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क जब 24 ग्राम ऑफ O2 एक्सपांड हो रहा है आइसोथर्मली और रिवर्सिबली फ्रॉम प्रेशर 1.6 बार टू 1 बार
at this temperature. तो number of moles of O2 is n. तो given weight जो 24 है डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ O2 दैट इज 32 इज इक्वल टू दिस मच. गैस कांस्टेंट R लर्न करना है. W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 अपन P2. ये सारे वैल्यू आप डाल दें. आपको यहाँ पे इनिशियल प्रेशर पता है, फाइनल प्रेशर पता है, सब डाल के सॉल्व करें और आपको W max मिल जाएगा. नेक्स्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W और डेल्टा रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N डेल्टा NG/RT. अब इस पे एक प्रॉब्लम है. कैलकुलेट वर्क डन एंड कमेंट ऑन वेदर द वर्क डन ऑन द सिस्टम फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ 2 moles ऑफ NH4NO3. तो NH4NO3 ऐसे डिसोसिएट हो रहा है. ठीक है, तो डेल्टा Ng क्या होगा? डेल्टा Ng होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस. प्रोडक्ट में कितने मोल्स ऑफ गैस बने माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस. ठीक है, तो प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं दोनों भी गैस है, तो 4 + 2 क्या हुआ 6. पर रिएक्टेंट में एक भी गैस नहीं है, दोनों सॉलिड है, तो फिर ये हो गया 0. तो इसका डेल्टा Ng है +6. तो W इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा NG/RT. तो N R और ये T 373 केल्विन क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस है. तो 273 प्लस 100 मेक्स इट 373 केल्विन. तो आपको डिग्री सेल्सियस को जब भी केल्विन में कन्वर्ट करना है 273 उसमें ऐड कर दें. और इधर आपको जूल में आंसर आ रहा है जिसे आप 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में भी कर सकते हो. और यहाँ आंसर नेगेटिव है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है. नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सो डेल्टा H एंथैल्पी चेंज ऑफ होल रिएक्शन इज सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. अब इस पे एक प्रॉब्लम है. कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. यहाँ पे आपका ये रिएक्शन है, यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स के एंथैल्पीज दिए हुए हैं. तो जो टोटल एंथैल्पी है वो है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट F स्टैंडर्ड स्टेट में इसलिए 0 है. इसका है 3 × CO2 का तो दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे वैल्यूज डाल सकते हो. ठीक है, फॉर प्रोडक्ट्स. अब रिएक्टेंट की तरफ जाए. Fe2O3 और 3CO है, तो ये है Fe2O3 और 3CO. देखिए यहाँ पे दोनों का भी एंथैल्पी आप दिया हुआ है, तो वैल्यूज डाल दें. यहाँ पे ये 3 मोल्स है इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया गया. ये 1 मोल है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया गया. बस इसे इजीली सॉल्व कर ले और आपका आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट है कैलकुलेट एंथैल्पी फॉर दिस. तो अब वापस आपको इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी कैलकुलेट करना है. ये भी बहुत इजी है. देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट तो एक ही है. एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मतलब 4 × HbO2. HbO2 का एंथैल्पी दिया हुआ है माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी तो 1 × H2B2O7 का तो दिया हुआ है. अच्छा, H3BO2 का ये नहीं है, ये है H3BO2 का, तो ये हो जाएगा 14.4. ठीक है, H2B4O7 का है 17.3 माइनस वाटर का है 0 होगा. तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अभी आपको पूरे रिएक्शन का ये वाला मैंने जो बताया है वो है एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो. बट यहाँ पे क्या कहा है उन्होंने, डेल्टा H0 फॉर रिएक्शन. अब रिएक्शन के लिए करना है. ठीक है, तो ये हुआ 2. यहाँ पे रिएक्शंस का दिया हुआ है एंथैल्पी, नॉट फॉर वन सिंगल कंपोनेंट. तो यहाँ पे रिएक्शंस का एंथैल्पी दिया हुआ है. तो आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे आपको ये चाहिए रिएक्टेंट साइड पे जो ऑलरेडी यहाँ पे है. वाटर चाहिए रिएक्टेंट साइड पे जो नहीं है एक्चुअली. ठीक है, और ये वाला चाहिए आपको प्रोडक्ट साइड पे. यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे है, मतलब ये रिएक्शन ऐसे के ऐसे ही रहेगा. इक्वेशन 2 वैसे के वैसे रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे ही है. इक्वेशन 3 भी वैसे के वैसे रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट भी रिएक्टेंट साइड पे. बस आपको इसको रिवर्स करना है जिससे वाटर आपके नेक्स्ट साइड पे हो. तो आपको इक्वेशन 1 को रिवर्स करना है. ठीक है, रिवर्स इक्वेशन 1 और उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से.
ठीक है। फिर उसके बाद आपको इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो है HBO2 मुझे 4 टाइम चाहिए, जो यहाँ पे 1 ही टाइम्स है, इसलिए इक्वेशन 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। फिर इक्वेशन 4, 5 और 3, ये 4 और 5 मिले मुझे, और 3 जो है जैसे कि जैसे है उसको ऐड करूँगी मैं। अब जो अपोजिट साइड में सेम वाले उनको कैंसिल कीजिए। जैसे यहाँ पे 6 वाटर है रिएक्टेंट साइड पे, यहाँ पे 4 और 1 वाटर, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही वाटर बचेगा, क्योंकि 4 प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो टोटल 4 + 1 5, तो टोटल 5 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो 1 ही वाटर बचा जो मैंने यहाँ लिख दिया। ये ऐसे कैसे लिख दिया, 4H3BO3 4H3BO3 कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे जो बचे हुए यहाँ पे क्या बचा है, ये बचा है जो लिख लिया, और उसको फिर उसके जो रिएक्शंस के ये हैं वो फर्स्ट 2 को ऐड किया, इसको भी ऐड किया, तीनों को ऐड कीजिए और ये आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन। इस पे एक प्रॉब्लम है, मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है और आपको ये भी दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी दिया, कंडक्टिविटी पता लगाना है, दैट इज के। तो K इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इंटू C डिवाइड बाई 1000, मोलर कंडक्टिविटी C डिवाइड बाई 1000 किया तो आपको K मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्लॉसियस लॉ, इज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n प्लस लैम्डा 0 प्लस प्लस n माइनस लैम्डा 0 माइनस, जहाँ लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस मोलर कंडक्टिविटी कैटायन एनायन के हुए, और ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन एनायन, और ये हुआ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0 कॉन्सेंट्रेशन, उससे आप पता लगाए। इसमें यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन फॉर CaCl2 एंड Na2SO4, जहाँ मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी Ca2 प्लस Cl माइनस Na प्लस SO4 2 माइनस आयन के दिए हुए हैं, तो ये सबके मोलर कंडक्टिविटी दिए हुए। आपको पता लगाना है CaCl2 और Na2SO4 का। तो अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस लॉ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो Ca2 प्लस का दिया हुआ है, देखिए ये, और आपको 2 इंटू Cl वाला कंडक्टिविटी डालना है, सॉल्व कीजिए। वैसे Na2SO4 के लिए 2 इंटू Na प्लस प्लस SO4, क्योंकि Na 2 है SO4 1 ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके जो दिए हुए कंडक्टिविटी वो डालिए और आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी, आपको इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड का दिया हुआ है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा पता लगाना है, और फिर मोलर कंडक्टिविटी जो एसिटिक एसिड का इस ये दिया हुआ है, ठीक है, उसका जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट K पता लगाना है। तो पहले अल्फा पता लगाते हैं। अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट 0। तो मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन ये है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन ये है, इससे आपको अल्फा मिल गया। K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा आपको मिल चुका है, C 0.01 मोल है, सॉल्व कीजिए, K मिल जाएगा। नेक्स्ट है A ऑफ A प्लस B ऑफ B गिव C ऑफ C प्लस D ऑफ D, उसमें E सेल इज इक्वल टू E0 सेल minus 0.0592 volt divided by n log to the base 10, concentration sum product of concentration of product divided by product of concentration of reactant। अब इस फार्मूला से, इसको फैराडे लॉ के फार्मूला से इधर सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेट द EMF ऑफ दिस सेल, ठीक है। तो पहले एनोड पे जाएंगे, एनोड मतलब जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फिर कैथोड पे जानिए जहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो 2H प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, बचा हुआ आप यहाँ लिख दें ओवरऑल रिएक्शन। तो ये वाला जो है 0 वोल्ट होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो 0 वोल्ट है, इसका गिवन होगा।
अब E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, इससे आप ये सॉल्व कर लें। सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू E सेल, E0 सेल माइनस 0.0592 वोल्ट डिवाइड बाई 2 लॉग टू द बेस टर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड में तो है आपका Zn2 प्लस 0.2 मोल और H2 1.8, तो वो डाल दिया, डिवाइड बाई रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का तो है 1.6 का स्क्वायर, Zn जो है वो प्योर है, प्योर वाले का जो ये है EMF 0 है। तो इससे आप सॉल्व कर लीजिए वाला, तो आपको आंसर मिल जाएगा ई सेल 0.7882। नेक्स्ट है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, तो गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा जी, दैट इज E0 सेल इज इक्वल टू RT डिवाइड बाई NF ln K, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो E0 सेल इज एक्चुअली इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखें, ये वाला और ये वाला 0.0592 डिवाइड बाई n log टू द बेस 10 K। अब इस पे एक प्रॉब्लम है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिव फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर दिस सेल। तो ये सेल दिया हुआ है, E0 CD दिया हुआ है, E0 SN दिया हुआ है। अब पहला जो है आपको इसका सेल को फॉर्मुलेट करना होगा, तो आप याद रखें ऑक्सीडेशन को पहले लिखे, तो यहाँ देख रहे हैं CD जो है CD2 प्लस में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन है। फिर रिडक्शन लिखे, SN2 प्लस जो है SN में हो रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो रिडक्शन है। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ E0 सेल, E0 सेल जो है कैथोड सॉरी एनोड माइनस कैथोड, तो एनोड का कैथोड का वैल्यूज डाल के यहाँ सॉल्व कर ले। n इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए n2 हो गया। डेल्टा जी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, इससे आपको डेल्टा जी मिल गया। E0 सेल इज इक्वल टू 0.0592 वोल्ट डिवाइड बाई 2 लॉग टू द बेस 10 K। आपको K पता लगाना है, E0 सेल यहाँ पे हमने पता लगा लिया है, V हमें पता है, सब डाल के आप सॉल्व करें और आपको K मिल जाएगा। नेक्स्ट है फॉर द रिएक्शन 2.2N2O5 gives 4NO2 plus O2 liquid bromine और N2O5 disappears at rate this much. At what rate NO2 and O2 will be formed and what will be the rate of reaction? तो dN concentration of N2O2 by dt दिया हुआ है 0.2, ठीक है। अब इसको आप रेट इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो रेट रिएक्शन इज माइनस हाफ, क्यों हाफ, क्योंकि ये 2 है तो 1/2 हो जाएगा। concentration of N2O2 O5 divided by dt, तो concentration of reactant is equal to minus dN2O5 divided by dt। N2O5 का वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू जो है ये टर्म का दिया हुआ है, हाफ से इस वैल्यू को माइनस करें तो आपको यहाँ पे मिलेगा रेट ऑफ O2 इज दिस मच, दैट इज हाफ। O2 भी कितना बना है आपका यहाँ पे O2, ठीक है, तो हाफ इंटू 0.02, तो ये हाफ इंटू कहाँ से आया 0.02, क्योंकि ये इसका रेट इक्वेशन आप लिखोगे तो ऐसा है 14NO2 d dt is equal to dO2 by dt which is equal to half minus half dN2O5 by dt। तो ये दोनों टर्म एक दूसरे को इक्वल है, तो ये वाला वैल्यू ही O2 का भी वैल्यू होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया और वो कैलकुलेट करके इतना आ गया। तो रेट ऑफ NO2 का क्या होगा, NO2 के लिए क्या है 1/4 ऑफ NO2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ N2O5, तो वो वाला मैं यहाँ सॉल्व करूँगी और यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन 2NO-Br gives 2NO2 plus Br2, तो यहाँ पे जो है आपको दिया हुआ है रेट लॉ दिया हुआ है, देखिए तो आपको सिर्फ वैल्यूज डालने, वैल्यूज भी दिए हुए, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, K दिया हुआ है, तो रेट लॉ दिया हुआ है, तो K इस साइड ले लीजिए, रेट इस साइड ले लीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। K इज इक्वल टू R रेट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO-Br ट्वाइस। अब रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO-Br दिया है, अब इसे सॉल्व करें तो आपको आंसर मिल जाएगा रेट का। नेक्स्ट
द रेट ऑफ द रिएक्शन A plus B gives P is this much. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है, आपको रेट कांस्टेंट पता लगाना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और फिर सेकंड ऑर्डर इन बी. सो द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी, हेंस द रेट लॉ क्या होगा. तो क्या कहते हैं, ये ए के टर्म्स में ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब अंडर रूट सॉरी ये रेट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओनली, बट बी के टर्म्स में सेकेंड ऑर्डर बी रेज टू 2 हो जाएगा. तो के इज इक्वल टू रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर. तो रेट का वैल्यू दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सब डाल के सॉल्व करें आपको के मिल जाएगा. नेक्स्ट, और रिएक्शन अकर्स इन फॉलोइंग स्टेप. तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है. पहला, राइट द इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन. ऐड करें, एफ एफ कैंसल, जो सेम साइड को ऐड होते हैं तो ये दोनों ऐड होके 2 हो जाएंगे, ये F2 हो जाएगा, यूज 2N2O(F). ठीक है. अब राइट डाउन दी रेट लॉ. रेट लॉ क्या कहता है, रेट इज इक्वल, स्लो स्टेप के हिसाब से रेट लॉ लिखना होता है क्योंकि स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. तो रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2. तो हो गया. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट. रिएक्शन इंटरमीडिएट O है जो फर्स्ट स्टेप में बनता है, सेकेंड स्टेप में कंज्यूम होता है. तो यहाँ पे फ्लोरीन फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, तो हो गया रिएक्शन इंटरमीडिएट. नेक्स्ट, in a first order reaction 60% of reactant decomposes and 45% in 45 minutes. तो हाफ लाइफ पता लगाना है. तो पहला फार्मूला है K is equal to 2.303 T log to the base 10 initial concentration divided by final concentration. परसेंटेज में दिया है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% होगा क्योंकि इनिशियली आपका रिएक्टेंट बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुआ है. फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 60 डिकम्पोज हो चुका है तो 100 माइनस 60 40 होगा, टाइम 45 मिनट्स है. तो यहाँ पे के में ये सारे वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें तो आपको यहाँ पे के का वैल्यू मिल जाएगा. अब टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के मिल चुका है, उससे आपको टी हाफ मिल गया. नेक्स्ट है, फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2. तो SO2Cl2 का ये वाला टाइम, 0 टाइम पे प्रेशर इतना, 100 टाइम पे मतलब पूरा रिएक्शन कंप्लीशन पे प्रेशर इतना. तो K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T लॉग टू द बेस 10 इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाई 2 इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर. अब आपको इनिशियल प्रेशर पता है, फाइनल ये इनिशियल प्रेशर है, ये फाइनल प्रेशर है, टाइम 100 सेकेंड्स है ये भी पता है क्योंकि टाइम इन सेकेंड इन्होंने कहा है 100 है. तो ये सब डाल के आप सॉल्व करें आपको K मिल जाएगा. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले 6 के 6 चैप्टर के और उनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं. इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इंडिविजुअल वीडियोस की जो लिंक है इस ये सारे सॉल्व फार्मूले के हर एक चैप्टर का वो भी डिस्क्रिप्शन में है. इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कमेंट है, सजेशन है, आप मुझे askyadout04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो या नीचे दिए कमेंट बॉक्स में. यहाँ पे मेरे साथ आप लोग बने रहे इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और आगे ही हम ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड.